हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक प्रमुख उपागम आदर्शवादी उपागम का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले के अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन ऐतिहासिक उपागम पर ही निर्भर थे, जब कूटनीतिक इतिहास के अध्ययन को ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मान लिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इस युद्ध में हुई विनाश लीला को देखते हुए राज्यों के बीच युद्ध व हिंसक संघर्षों को टालने के लिए एक नई अंतर्दृष्टि व विश्लेषण के प्रयोग की आवश्यकता सिद्ध हुई। इस पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में उदय हुआ तथा उदारवादी मान्यताओं पर आधारित आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रचलन में आया। हालांकि इस उपागम का उद्भव 18वीं सदी से ही माना जाता है, जब 1795 में कोंडरसेट ने अपने ग्रंथ में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान होगा, न विषमता के लिए और न अत्याचार के लिए। इस प्रकार व्यापक अर्थ में आदर्शवादी उपागम विश्व सरकार की अनुपस्थिति के कारण संप्रभु राज्यों द्वारा उत्पन्न अराजकता को समाप्त कर विश्व शांति व न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है। वहीं यदि हम संकीर्ण अर्थ में इसे लें तो यह दो विश्व युद्धों के मध्य नैतिकता, संस्थावाद, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से विश्व शांति के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक असंभव प्रयास है। यह उल्लेखनीय है कि आदर्शवाद शब्द का प्रयोग यथार्थवादियों द्वारा इस उपागम के सुधारवादी विचारों को खारिज करने के लिए किया गया। इस उपागम के लिए आदर्शवादी शब्द ही सामान्यतः अधिक प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन अब इसके लिए उदारवादी उपागम की शब्दावली ज़्यादा प्रयोग में ली जाने लगी है। इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में वुड्रो विल्सन, जिन्हें आदर्शवाद का प्रमुख प्रवक्ता माना जाता है, इसके अलावा अल्डस हक्सले, विलियम लेड, रिचर्ड कोबन, मार्गरेट मीड, बर्ट्रैंड रसेल, फिलिप नोएल बेकर, जेम्स हॉटवेल, अल्फ्रेड जिमर्न, महात्मा गांधी आदि प्रमुख है। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शक्ति राजनीति को अनुचित, अस्वाभाविक व अस्थायी मानता है। इसके अनुसार अतीत में जो राजनीतिक संघर्ष हुए वह शक्ति या प्रभाव के लिए नहीं, बल्कि वे परस्पर विरोधी आदर्शों के बीच होने वाले संघर्ष थे। मानव स्वभाव की उदारवादी धारणा के अनुकूल इस उपागम के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा व परस्पर सहयोग की भावना से युक्त एक विवेकपूर्ण प्राणी है। राज्य मनुष्य से निर्मित एक संगठन है तथा राज्यों के नाम पर निर्णय लेने का कार्य भी व्यक्ति ही करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण तर्क, विज्ञान व शिक्षा सुधारों के माध्यम से किया जा सकता है। यह उपागम समाज के क्रमिक विकास में विश्वास रखते हुए विश्वास प्रकट करता है कि भविष्य में जब मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्तालोलुपता और शक्ति संघर्ष की भावना ही पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। इसके फलस्वरूप भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय समाज शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त होगा। इस उपागम की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली है नैतिकता पर बल। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नैतिकता के आधार पर करने से राज्यों के मध्य संघर्ष समाप्त होंगे और परस्पर सहयोग की भावना का विकास होगा। यह उपागम चाहता है कि राष्ट्र अपने पारस्परिक व्यवहार में शुद्ध नैतिक नियमों का पालन करे, सार्वभौमिक नैतिकता के अनुसार उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आचरण हो। दूसरी मान्यता है विश्व सरकार की स्थापना। वर्तमान शक्ति व प्रतिस्पर्धा पर आधारित विश्व व्यवस्था में संघात्मक व नैतिक मूल्यों के आधार पर विश्व सरकार का गठन किया जाना चाहिए, जिससे शक्ति राजनीति को समाप्त किया जा सके। राष्ट्रों के मध्य होने वाले संघर्षों के निवारण के लिए
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रभावशीलता पर यह उपागम बल देता है। अतः यह विश्व सरकार एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना का पक्षधर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। इस उपागम की मान्यता है कि युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से युद्ध को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जा सकता है, जिससे युद्ध लड़ने या युद्ध करने के जो व्यक्तिगत प्रयास होंगे वह हतोत्साहित होंगे। निशस्त्रीकरण। हथियारों का भंडारण तथा हथियारों की होड़ भी युद्ध की प्रवृत्तियों को जन्म देने में सहायक होती है। अतः शस्त्र नियंत्रण व निशस्त्रीकरण के प्रयासों के माध्यम से शस्त्रों की भूमिका सीमित की जा सकती है, जिसके फलस्वरूप युद्धों को रोका जा सकता है। सर्वाधिकारवाद की समाप्ति। इस उपागम के समर्थक यह मानते हैं कि युद्धों का मूल कारण सर्वाधिकारवाद या निरंकुशवाद है। अतः सर्वाधिकारवादी व निरंकुशवाद की जो प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होती है या घरेलू राजनीति में राजनीतिक दलों के माध्यम से सर्वाधिकारवाद का जो बोलबाला होता है उसे रोका जाना चाहिए, उसे पूर्णतः उन्मूलित कर दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक साधन। इस उपागम के समर्थक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं, जिसका साध्य या जिसका उद्देश्य विश्व शांति व अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। इस प्रकार इस उपागम की मान्यताओं को राष्ट्रसंघ की स्थापना, जेनेवा प्रोटोकॉल, केलोग-बिरिया पैक्ट आदि के माध्यम से व्यवहार में उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से आदर्शवाद को गहरा धक्का लगा। युद्ध रोकने में राष्ट्रसंघ पूरी तरह विफल साबित हुआ। आदर्शवादी उपागम की इस विफलता के कारण द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उपागम के रूप में यथार्थवाद को अधिक स्वीकार किया जाने लगा। आदर्शवादी उपागम की आलोचनाओं में सबसे अग्रणी यथार्थवादी उपागम के समर्थक ही रहे हैं। इनके अनुसार आदर्शवाद कोरी आदर्शवादिता व नैतिकता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तविक अध्ययन करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए शक्ति संघर्ष, युद्ध आदि वास्तविक तत्वों का यथार्थ अध्ययन करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थता की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीति के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं हो पाया है। राष्ट्रसंघ की असफलता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह यह उपागम नैतिकता पर अत्यधिक बल देता है। यह उपागम तभी सफल हो सकता है जब सभी राष्ट्रों द्वारा नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शक्ति राजनीति की वास्तविकता में यह पूर्णतः असंभव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघात्मक व्यवस्था अथवा विश्व सरकार बनने की संभावनाएं बहुत कम प्रतीत होती है, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति प्रत्येक राष्ट्र का एकमात्र एजेंडा होता है। अतः वह अपने राष्ट्रीय हितों की कीमत पर किसी अन्य राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति या किन्हीं वैश्विक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। अतः सार रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल यथार्थ प्रेरणाओं की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं हो सका। हालांकि इन आलोचनाओं से मुक्त होते हुए 1980 में नव उदारवाद के रूप में इसका प्रचलन बढ़ा है। धन्यवाद।